सोशल साइंस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो क्लास में आज का जो टॉपिक है वह है भारत का सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण। यह इतिहास का चैप्टर है और ये वर्तमान में 9वीं कक्षा का प्रथम पाठ है। इसके अतिरिक्त भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण से संबंधित सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली लगभग सभी परीक्षाओं में इस पाठ से, इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम इस पाठ के ऊपर चर्चा करते हैं। पाठ का नाम है भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण। इसको इंग्लिश में हम इस तरह से कह सकते हैं, सोशल एंड कल्चरल रेनेसां ऑफ इंडिया। जैसा कि हम जानते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण ने भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह वह दौर था जब भारत में अंग्रेजी शासनकाल था, अर्थात भारत अंग्रेजों के अधीन था, भारत अंग्रेजों का गुलाम था और वो भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को अगर हम कहें तो राष्ट्रवादी नेताओं की दृष्टि में, संस्कृतिवादियों की दृष्टि में या फिर परंपरावादियों की दृष्टि में वो उसे नुकसान पहुंचा रहे थे, भारत की संस्कृति पर चोट कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे महान विचारक हुए, कुछ ऐसे बुद्धिजीवी हुए, सामाजिक क्रांतिकारी हुए जिन्होंने भारतीय समाज और हिंदू धर्म की जो कुछ कुरीतियाँ थीं उन कुरीतियों पर प्रश्न चिन्ह उठाए, प्रश्न चिन्ह लगाए और उनके विरुद्ध आवाज़ उठाई। भारत में प्राचीन काल से कुछ ऐसी समस्याएं रही जिन्होंने समाज में ऊंच नीच का भाव, भेदभाव, नारी की दयनीय स्थिति आदि जैसी परिस्थितियों को पैदा किया या देखा। इन परिस्थितियों का समय समय पर विरोध भी होता रहा, इनकी आलोचना भी होती रही। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक, वर्तमान काल तक इन कुरीतियों की मजम्मत होती आई है, उनकी आलोचना होती आई है। तो आइए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस अध्याय का संक्षिप्त परिचय देते हैं। इस अध्याय में कुछ सामाजिक क्रांतिकारियों के नाम और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का संक्षिप्त विवरण दिया जा रहा है। सबसे पहले राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के सामाजिक आंदोलन के प्रणेता रहे हैं। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और ब्रह्म समाज की स्थापना करके सती प्रथा का अंत करवाया, नारी उत्थान के लिए प्रयास किए। तो ये उनका एक संक्षिप्त विवरण है। राजा राम मोहन राय की भूमिका बहुत ही सराहनीय रही है, बहुत उल्लेखनीय रही है। उसके बारे आगे हम चर्चा करेंगे। दूसरे सामाजिक क्रांतिकारी कह सकते हैं या सामाजिक आंदोलनकारी या समाज सुधारक, इनका अगर हम सही मायने में कुछ नाम दें तो है समाज सुधारक या सोशल रिफॉर्मर, स्वामी दयानंद सरस्वती हुए हैं, जिन्होंने भारतीय समाज को बेहतर बनाने के लिए, भारतीय समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए, हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करने के लिए उल्लेखनीय भूमिका निभाई है।
तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर किया, लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले। ये उनके महत्वपूर्ण कार्य थे। इसके अतिरिक्त एक और सामाजिक प्रणेता या समाज सुधारक श्री नारायण गुरु रहे, जो केरल के महान समाज सुधारक थे, जिन्होंने निम्न जाति या फिर ये कहें कि शोषित वंचित समूह के लोगों के उत्थान के लिए आंदोलन चलाया। दूसरे शब्दों में कहें तो श्री नारायण गुरु एक ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की आवाज़ बुलंद की। तो इनके बारे में और आगे विस्तार से जानेंगे। इसी कड़ी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सुप्रसिद्ध और एक ऐसी शख्सियत या ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके बारे में भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के भी लोग भली भांति परिचित हैं। भारत में तो अब वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो 1990 के बाद से लेकर के अब तक लगभग 30-35 वर्षों में, 30-32 सालों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम राजनीतिक पटल पर छाया हुआ है। जब जब सामाजिक न्याय, जातिगत भेदभाव के विरुद्ध लड़ने की बात आती है, शोषितों, वंचितों, महिलाओं के अधिकारों की बात आती है, तो डॉक्टर अंबेडकर का नाम सर्वप्रथम पहली पंक्ति में आता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वंचित जाति के प्रमुख नेता थे। वंचितों तथा पिछड़ों को मंदिरों में प्रवेश दिलाने के लिए उन्होंने 3 सफल आंदोलन भी चलाए। भारत के संविधान के निर्माता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इनका विस्तृत विवरण हम आगे जो है बताएंगे। अगला है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक और 19वीं सदी के प्रमुख समाज सेवक या समाज सुधारक थे। तो स्वामी विवेकानंद का भी आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और स्वामी विवेकानंद के बिना आधुनिक भारत का इतिहास अधूरा लगता है। तो उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और 19वीं सदी के ये प्रमुख समाज सुधारक थे। अगला है प्रार्थना समाज। देखिए, भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण में जिनका नाम अभी तक लिया गया है और जिनका आगे लिया जाना है, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भारत के समाज को जगाने में और उसकी कुरीतियों को, उसकी बुराइयों को दूर करने में और उसे एक ऐसा समाज बनाने में कि वो दूसरे समाजों के तुलना में अपने को बेहतर बना सके। तो उसी कड़ी में प्रार्थना समाज का नाम आता है। प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में की थी और इस कार्य के लिए वो ब्रह्म समाज से काफ़ी प्रभावित हुए थे। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है अरविंद घोष, श्री अरविंद घोष। अरविंद घोष ने पूर्ण स्वतंत्रता का सर्वप्रथम उद्घोष किया। उन्होंने कंप्लीट फ्रीडम की बात कही कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए और ये आवाज़ और ये मांग उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध उठाई। डॉक्टर हेडगेवार इन्हें 1937 एवं 1939 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपसभापति के रूप में चुना गया। तो इस तरह से हम जो है पुनर्जागरण के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे तिथि क्रम पर कि क्या कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं इतिहास में। उन महत्वपूर्ण तिथियों पर जो है हम प्रकाश डालते हैं।
पहला है ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई। सती प्रथा पर रोक 1829 ईस्वी में लगी। ये राजा राम मोहन राय के ही प्रयास से ये संभव हुआ। और उन्होंने विलियम बेंटिक, उस वक्त जो है भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उनसे मिलकर के उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगवाई। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता 1856 में मिली, क्योंकि भारतीय समाज में विधवा पुनर्विवाह की इजाज़त नहीं थी, उसकी आज्ञा नहीं थी, जिसकी वजह से विधवाओं का जो जीवन था वो बहुत कष्ट में और पीड़ा में गुजरता था। इसलिए विधवाओं के पुनर्जागरण के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों ने महती भूमिका निभाई और 1856 में विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दिलवाई। इसके अतिरिक्त प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में हुई। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। स्वामी दयानंद सरस्वती का रेवाड़ी आगमन 1880 में हुआ। वह रेवाड़ी आए थे 1880 में। शिकागो धर्म संसद का आयोजन 1893 में हुआ था और ये शिकागो जो धर्म संसद है, ये इसमें जो शिरकत की स्वामी विवेकानंद ने की थी और वहाँ जाकर के अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में लोगों को, विश्व को परिचित करवाया था। इसके अतिरिक्त अगला जो तिथि, महत्वपूर्ण तिथि है, वह है 1897 जिसमें रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924, अब ये डॉक्टर अम्बेडकर से संबंधित है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर अम्बेडकर ने वंचित, शोषित, बहिष्कृत समाज के उत्थान के लिए की। उन्हें जगाने के लिए, उनके अधिकारों के लड़ने के लिए उन्होंने स्थापना की और डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म 1893 में हुआ। 1891 में हुआ, 14 अप्रैल 1891। और इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान राजनीति में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टी माना जाता है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी। अगली महत्वपूर्ण तिथि है महाड़ सत्याग्रह। कब हुआ? महाड़ सत्याग्रह 1927 में हुआ और ये सत्याग्रह डॉक्टर अम्बेडकर ने ही किया था और इस सत्याग्रह का उद्देश्य सार्वजनिक जल स्थानों से, जैसे तालाबों से, कुओं से, शोषित वंचित समुदाय जिनको अनटचेबल कहते थे, अछूत कहते थे, उनके लिए पानी पीने का अधिकार दिलवाना था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी भारतीय इतिहास की, आधुनिक भारत के इतिहास की। गांधी जी द्वारा नमक विरोधी कानून या नमक के कानून विरोधी आंदोलन कब चलाया गया? ये 1930 में। इसको हम सविनय अवज्ञा आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नाम से जानते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? यह 1950 ईस्वी में लागू हुआ। तो इस तरह से इन तिथि क्रम को हम देख करके इस आधुनिक भारत के इतिहास पर हम थोड़ी सी जो है दृष्टि डाल सकते हैं। अब आइए हम इससे जुड़े हुए, इसी चैप्टर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के द्वारा किन सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध अभियान चलाया? एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस प्रश्न से बहुत सारी जानकारी जो है हमें मिल जाती है। तो आइए इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म को ईसाई धर्म से बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
कलकत्ता निवास के दौरान ही राजा राममोहन राय ने एक आत्मीय सभा की स्थापना की और उन्होंने हिंदू धर्म को ईसाई धर्म के प्रभाव से बचाने तथा हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करने के लिए 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये उनका छोटा सा परिचय जो हमने आगे पीछे ही पढ़ा था। ब्रह्म समाज द्वारा सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध अभियान चलाया गया, आंदोलन चलाए गए, जिनका विस्तृत निम्नलिखित है। यानी कि राजा राममोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने कई सामाजिक आंदोलन चलाए, कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं और उनका वर्णन इस प्रकार है। जैसे नंबर 1, सती प्रथा का अंत या सती प्रथा का उन्मूलन, एनिहिलेशन ऑफ सती सिस्टम। भारत में सती प्रथा एक बहुत बड़ी कुरीति थी, एक बहुत बड़ी बुराई थी, जो स्त्री, जिसने स्त्री के जीवन को कलंकित कर दिया था, नारकीय बना दिया था। सती प्रथा हिंदू समाज की एक बहुत बड़ी बुराई थी, जिसके कारण प्रतिवर्ष हजारों स्त्रियां अपनी इच्छा के विरुद्ध, अपनी इच्छा के अनुसार अथवा अपनी इच्छा के विरुद्ध बलपूर्वक अपने पति की मृत्यु पर उसकी चिता पर जला दी जाती थी। या तो स्त्री खुद जलती थी अपनी मर्जी से अथवा उसे जला दिया जाता था। तो यह एक बहुत ही हाइनियस, बहुत ही क्रूर सिस्टम था, व्यवस्था थी, जिसे बदलने की आवश्यकता थी और इसे बदलने की जिम्मेदारी राजा राममोहन राय ने अपने हाथ में ली और उसके लिए उन्होंने गंभीर प्रयास किए। अब उन्होंने इसके विरुद्ध ये संघर्ष क्यों किया, इसके पीछे कहानी है। वो कहानी भी हम इसी क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। यद्यपि कंपनी की सरकार में कुछ ब्रिटिश अधिकारी ऐसे भी थे जो इस प्रथा को घृणा की दृष्टि से देखते थे, परंतु उन्होंने इसका उन्मूलन करने का कोई प्रयास नहीं किया था। अंग्रेज अधिकारी हालांकि इस प्रथा को पसंद नहीं करते थे, इसे गलत मानते थे, लेकिन वो इसको समाप्त करने के लिए कुछ प्रयास नहीं कर रहे थे। शायद इसलिए नहीं कि भारत का हिंदू समाज इसे अपनी प्रथाओं पर, अपने धर्म पर, अपनी आस्था पर शायद अंग्रेजी हस्तक्षेप के रूप में देखता या उसके अंग्रेजी हमले के रूप में देखता। शायद इसलिए वो इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे, क्योंकि वे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। वे भारतीयों के धार्मिक विषयों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन करते थे, नॉन इंटरफेरेंस इन द रिलीजियस मैटर्स ऑफ इंडियंस, ये उनकी पॉलिसी थी। राजा राममोहन राय ने इसके विरुद्ध जोरदार आंदोलन चलाया, जिसके द्वारा उन्होंने जनमत को उसके विरुद्ध तैयार कर दिया। अब राजा राममोहन राय जैसा व्यक्ति खड़ा हो जाता है और वो धीरे धीरे लोगों से बात करता है और सती प्रथा को अंत करवाने के लिए लोगों को तैयार करता है, उनकी राय इस अपने मत के साथ जोड़ता है और जनमत जो है उसके विरुद्ध बना देता है। दूसरी ओर सरकार का भी इसके लिए समर्थन प्राप्त कर लेता है। वास्तव में इसके लिए राजा राममोहन राय के दिमाग पर उस घटना का बहुत प्रभाव पड़ा था, जब उनके भाई की मृत्यु हो जाने पर उनकी भाभी को उसके साथ सती हो जाने के लिए विवश किया गया था। यहाँ से जो है राजा राममोहन राय ने इस सती प्रथा की क्रूरता को भोगा था, देखा था, अनुभव किया था कि उनकी भाभी को जब उनके राजा राममोहन राय के भाई की मृत्यु हो गई तो उसके साथ, उसकी डेड बॉडी के साथ उसे जलने के लिए मजबूर किया गया। उस घटना के पश्चात राजा राममोहन राय ने निश्चय कर लिया, ये संकल्प ले लिया कि वे इस अमानवीय प्रथा का अंत कराने के लिए जोरदार प्रयत्न करेंगे। सन 1829 में उन्होंने इसके संबंध में एक पुस्तक भी लिखी तथा विभिन्न समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में सती प्रथा के विरुद्ध लेख लिखकर जनमत को इसके विरुद्ध कर दिया। किसके? सती प्रथा के। मतलब उन्होंने जनता को यह समझाने का प्रयास किया और समझाने में सफल भी हुए कि ये जो सती प्रथा है ये क्रूर
क्रूर कृत्य है स्त्री के साथ और ये बंद होना चाहिए। अगर कोई स्त्री अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से भी अगर अपने पति की डेड बॉडी के साथ जल रही है तो वो भी गलत है। इट शुड बी स्टॉप्ड। अंततः वह अपने प्रयासों में सफल रहे और सन 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक आदेश जारी करके सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। तो ये जो है राजा राम मोहन राय की बड़ी जीत थी सती प्रथा को समाप्त कराने में, और सती प्रथा का अंत करवाने में जो उन्होंने भूमिका निभाई वो उल्लेखनीय और सराहनीय थी, जिससे बहुत सी महिलाओं को जीवन दान मिल गया। अन्यथा उन्हें अपनी इच्छा से या अपनी इच्छा के विरुद्ध अपनी पति की मृत्यु के बाद, अपने पति की मृत्यु के बाद उस पति की डेड बॉडी के साथ, उसके शव के साथ जो है जिंदा जलना पड़ता था। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि सती प्रथा का अंत। दूसरा है बाल विवाह तथा बहुपत्नी विवाह का विरोध। तो उस समय बाल विवाह का प्रचलन था। छोटे छोटे बच्चों की शादी हो जाती थी, लड़कियों की, खासतौर से लड़के लड़कियों की दोनों की छोटी उम्र में शादी होती थी। और एक व्यक्ति को, एक पुरुष को कई पत्नियां रखने का अधिकार था कि वो कई जो है विवाह कर सकता था। इसको कहते हैं बहुपत्नी विवाह। ठीक है, इसको पॉलीगैमी कहते हैं। राजा राम मोहन राय ने बाल विवाह तथा बहुपत्नी विवाह का भरसक विरोध किया। उन्होंने एक ऐसा कानून बनाने पर जोर दिया जिसके द्वारा ये व्यवस्था की जाए कि कोई भी हिंदू एक मजिस्ट्रेट से लाइसेंस लिए बिना अपनी पहली पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह नहीं कर सकता। ये बहुत ही प्रोग्रेसिव एटीट्यूड था राम मोहन राय का, और ये एक महिलाओं के प्रति उनका एक बहुत ही बड़ी है एक भूमिका थी। ऐसा करने की अनुमति मजिस्ट्रेट केवल तभी देगा जब उसे ये विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जिनमें कि शास्त्रों द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार दूसरा विवाह करना उचित हो सकता है। तो इस तरह से उन्होंने बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया था कि ये नहीं होना चाहिए, गलत है, और यदि कोई व्यक्ति करे तो वो मजिस्ट्रेट से इसके लिए अनुमति ले, और मजिस्ट्रेट अनुमति तब देगा जब वो शास्त्रों के विरुद्ध, शास्त्रों के द्वारा जो कोई निर्धारित शर्तें हैं उन्हें पूरा करता है नहीं। तीसरा पॉइंट है विधवा पुनर्विवाह का समर्थन। तो उस जमाने में विधवा को पुनर्विवाह करने का अधिकार नहीं था। पहली बात तो कुछ परिवारों में, कुछ जातियों में खास तौर से महिलाओं को यदि उसका पति मर गया है तो उसके डेड बॉडी से जलना पड़ता था। लेकिन यदि कोई महिला नहीं जली है किसी दूसरे समाज जाति में, तो वह महिला अपने शेष जीवन को विधवा के रूप में ही व्यतीत करती थी। अब चाहे वो विधवा एक 5 साल या 6 साल की बच्ची ही क्यों ना हो जाए, या 2 साल की बच्ची ही क्यों ना हो जाए, तो वो एक कितना बड़ा कलंक था मानवता के ऊपर। राजा राम मोहन राय का विचार था कि बाल विधवाएं पुनर्विवाह करें। जो छोटी छोटी बच्चियां विधवा हो जाती हैं, जिनके पति जो है मर जाते हैं छोटी छोटी उम्र में, उन्हें तो विवाह करना चाहिए जब वो बड़ी हो जाएं, जवान हो जाएं। और प्रौढ़ विधवाओं को शिक्षित किया जाए, प्रौढ़ माने जो ज़्यादा उम्र की विधवाएं हैं, ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। उन्होंने स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए। वे चाहते थे कि स्त्रियों को न केवल पुरुषों के समान शिक्षित होने का अधिकार होना चाहिए, बल्कि उन्हें विशेष रूप से गृह गृहस्थी चलाने की व्यवहारिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त चौथा जो पॉइंट है वो है शिशु बलि का विरोध। शिशु बलि यानी बच्चे की बलि दी जाती थी। ये कितना, जिसको चाइल्ड सेक्रीफाइस कहते हैं, बहुत विभत्स, बहुत ही रूह कपा देने वाली प्रथा थी। राजा राम मोहन राय ने शिशु बलि की प्रथा का भी कट्टर विरोध किया। वे इस अंधविश्वास की भर्त्सना करते थे कि शिशु बलि से देवी काली प्रसन्न होकर बलि देने वाले की कोई मनोकामना पूरी नहीं करेगी। उन्होंने इसको चैलेंज किया, इनको चुनौती दी, इस सिस्टम को, इस व्यवस्था को। उनके अनुसार यह कार्य हत्या के अलावा और कुछ नहीं था तथा वह ईश्वर के नाम पर हत्या थी। तो यह बात कहने वाला राम मोहन राय जो है
जैसा व्यक्ति खड़ा हुआ और उन्होंने इस शिशु बलि का विरोध किया। 5वां है स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए। इस बात की आवाज़ राजा राम मोहन राय ने उठाई। राजा राम मोहन राय ने विधवा स्त्री को उसके पति की मृत्यु पर उसकी संपत्ति पर अपना अधिकार सिद्ध करने के लिए प्रोत्साहित किया। वे इस बात का समर्थन करते थे कि पिता की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति का आधा भाग उसकी पत्नी या माता को मिले, चौथाई भाग पुत्रों को तथा शेष चौथाई भाग पुत्रियों में बांट दिया जाए। इससे स्त्रियों को काफ़ी हद तक आर्थिक स्वतंत्रता मिल जाएगी तथा वह पूरी तरह से पुरुषों पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं रहेंगी और वो एक जो है आत्मनिर्भर जीवन जी सकेंगी, एक स्वावलंबी जीवन जी सकेंगी। तो स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार की बात कही। 6, शिक्षा के प्रसार पर बल दिया। राजा राम मोहन राय ने पश्चिमी देशों की प्रगति का एक मुख्य कारण उनकी शिक्षा प्रणाली को माना था। भारतीय समाज के अनेक बुराइयों के अंत के लिए वे शिक्षा को एक महत्वपूर्ण साधन मानते थे। राजा राम मोहन राय का उद्देश्य भारतीय समाज को मध्यकालीन अंधकार से निकालकर आधुनिक युग में ले जाना था, ताकि भारत विश्व की समृद्ध तथा विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे शिक्षा को मुख्य साधन मानते थे। उन्होंने मध्ययुगीन भारत शिक्षा पद्धति का विरोध किया, यानी कि जो मध्य युग में जो भारतीय शिक्षा पद्धति चल रही थी उसका विरोध किया, जो मुगलों के टाइम में थी, तथा तत्कालीन ब्रिटिश शिक्षा पद्धति की प्रशंसा की। उन्होंने जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम था, अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति का उन्होंने समर्थन किया, क्योंकि उसमें समकालीन विषयों का समावेश था। शिक्षा के प्रसार के लिए उन्होंने 1816 से 17 में कलकत्ता में एक स्कूल तथा 1822 से 23 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। लेकिन यहाँ एक पॉइंट है कि उन्होंने यह जो मांग थी कि शिक्षा सभी के लिए हो, ऐसी उन्होंने शायद कहीं मांग नहीं की, और इसका श्रेय फिर बाद में जाता है ज्योतिबा फूले को, जिन्होंने शिक्षा सभी के लिए होनी चाहिए इसकी मांग उठाई। लेकिन फिर भी उन्होंने कम से कम शिक्षा की बात तो कही, उससे पहले शिक्षा की बात शायद ही कोई करता था। तो इस तरह से इस वीडियो क्लास में बस इतना ही, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।